गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और आज इस टॉपिक का ये लास्ट वीडियो है। अभी तक हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पीपीएम के बारे में पढ़े। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के मेथड के बारे में सीखे। आज हम लोग कुछ और कंडीशनल प्रॉब्लम पर आते हैं जो इन्हीं मोलरिटी से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट कंडीशन आता है कि अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, उसका कंसंट्रेशन यानी कि स्ट्रेंथ पता है, उसका मोलरिटी पता है और उसे डाइल्यूट किया गया या किसी दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है उसको, तो उस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर सेकंड कंडीशन में बात करेंगे कि अगर 2, 3, 4, 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन उनको मिक्स कर दिया गया, तो उस कंडीशन में जो फाइनल मिक्सचर आएगा सॉल्यूशन का, उनका कंसंट्रेशन क्या होगा वो कैसे निकालेंगे। तो इनके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। कंडीशन फर्स्ट में बताया गया, कंडीशन फर्स्ट यहां है, इफ ए सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज गिवन विच वॉल्यूम इज आल्सो नोन। आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सपोज आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, इट इज ऑफ 2 मोलर, कोई भी केमिकल सब्सटेंस NaOH, HCl, H2SO4 कुछ भी है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 300 मिलीलीटर। 2 मोलर एंड 300 मिलीलीटर इनका वॉल्यूम है। एंड इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग सॉल्वेंट, इसमें ऊपर से कुछ और सॉल्वेंट ऐड कर दिया गया। सपोज मान ली कि इसमें सॉल्वेंट ऐड कर दिया गया, कुछ सॉल्यूशन है तो वाटर ऐड कर दिया गया और इसमें वाटर 200 मिलीलीटर ऐड कर दिया गया। अब जैसे 200 मिलीलीटर वाटर आप ऐड करोगे तो अब यहां पर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज कर गया। जरा सोच करके देखो तो, पहले इसका वॉल्यूम 300 मिलीलीटर था, 200 मिलीलीटर वाटर आप इसमें ऐड कर दिए तो 300 और 200 ऐड कर दिए, तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 500 मिलीलीटर। तो यहां हम लोग लिख दिए 500 मिलीलीटर। और फिर पूछा जा रहा है कि अब इनका मोलरिटी वैल्यू कितना आएगा, यानी कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होगा। जाहिर सा बात है, अगर आप डाइल्यूट कर दोगे तो उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। और इस कंडीशन में नए कंसंट्रेशन को निकालने के लिए एक रिलेशन है, एंड द रिलेशन इज कॉल्ड C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। कई जगह पर आप इसे C की जगह पर M1V1 इज इक्वल टू M2V2 भी देखेंगे। M मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है, हम C कंसंट्रेशन के लिए लेंगे कि अब कंसंट्रेशन की जगह पे मोलरिटी हो या नॉर्मलिटी हो। एक टर्म नॉर्मलिटी भी आता है, लेकिन नॉर्मलिटी समझने के लिए आपके पास में थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट, एसिडिटी और थर्मोडायनामिक्स कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, एसिडिटी और बेसिसिटी होना होगा। तो इसलिए हम उसे डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम वाले कोर्स में। यहाँ सिर्फ मोलरिटी के लिए 1 और 2 की जगह पर CI/VI और CF/VF भी लिखा रहता है। तो कोई भी लिखा हुआ है, I अगर होगा तो इनिशियल और F होगा तो फाइनल होगा। यहाँ C1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, C1 is the initial concentration of the solution, it is initial concentration। V1 है सॉल्यूशन का इनिशियल वॉल्यूम, initial volume of the solution। C2 is final concentration, यानी डाइल्यूट करने के बाद में अब इनका कंसंट्रेशन कितना होगा वो निकाल सकते हैं इससे। और V2 ये इसके फाइनल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन पर फिर से आ जाते हैं। इनिशियली इनका कंसंट्रेशन 2 मोलर था, तो ये इसका C1 वैल्यू हो गया। फिर इसका वॉल्यूम 300, कंसंट्रेशन 2 मोलर था, वॉल्यूम 300 मिलीलीटर, तो ये V1 हुआ। जब इसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं तब इनका वॉल्यूम चेंज होकर 500 मिलीलीटर हो गया,
तो इसके V2 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है? C2 का। यहां तक का आप क्वेश्चन नोट कर लोगे, सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें। अब यहाँ इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन इसका ये है कि if 2 molar 300 milliliter concentration of a solution is diluted by adding 200 milliliter solvent, then what would be the concentration of the solution? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे according to question, initial concentration of the solution is 2 molar, initial volume of the solution is 300 milliliter, final volume it would be equal to 300 plus 200, it means 500 milliliter, and final concentration C2 निकालना है। We know the relation C1V1 is equal to C2V. Therefore, C2 will be equal to C1V1 by C2. Sorry, C1V1 by V2. C1 का वैल्यू 2, V1 का वैल्यू 300 डिवाइडेड बाई 500। 300 इंटू 2 करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 500 और ये वैल्यू आ गया 1.2 मीटर। तो कैपिटल M लिख सकते हैं या फिर मोल पर लीटर भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से हम लोग अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं अगर सॉल्वेंट ऐड कर दिया गया है। इसी कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में ही एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं और इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो इस कंसेप्ट का यूज बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता होगा या आप कॉलेज में या स्कूल में जाएं जहाँ प्रैक्टिकल होता है, आपको अगर केमिस्ट्री लैब में ले जाया जाएगा तो कुछ ही सॉल्यूशन पहले से ऑलरेडी बने हुए होते हैं जिनका कंसंट्रेशन पता होता है, उसके ऊपर में वो लेबल लगा हुआ होता है, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। और मे भी कई बार आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसमें किसी और कंसंट्रेशन का जरूरत होता है, तब उस कंडीशन में फिर से सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। जो अवेलेबल सॉल्यूशन है उसी सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करते हैं, लेकिन डाइल्यूट करने के लिए कितना वाटर या कितना सॉल्वेंट ऐड करेंगे वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट करना पड़ता है, यानी कि न्यूमेरिकली उसे सोल्व करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं आपको। सपोज मान लें कि आप लैब में काम कर रहे हैं और वहां आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, इट इज ऑफ 4 मोलर कंसंट्रेशन है और इनका वॉल्यूम दिया हुआ है 200 मिलीलीटर। ये 4 मोलर है लेकिन आपको 4 मोलर चाहिए नहीं। मान लें कि किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए आपको जो कंसंट्रेशन चाहिए वो 1 मोलर है। तो 4 मोलर को 1 मोलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप थ्योरेटिकली निकालोगे कि कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए और उतने वॉल्यूम के लिए हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, और जब वो कैलकुलेशन हो जाएगा तो फिर इसमें वाटर ऐड करके, सॉल्वेंट ऐड करके हम डाइल्यूट करके निकाल सकते हैं, उस कंसंट्रेशन बना करके देखते हैं। इनिशियली सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 4 मोलर, तो यहाँ C1 का वैल्यू हो गया 4 मोलर, वॉल्यूम दिया हुआ है 200 मिलीलीटर, यानी V1 का वैल्यू हो गया 200 मिलीलीटर। फाइनली आपको जो कंसंट्रेशन चाहिए वो 1 मोलर है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है कि कहां तक वॉल्यूम करना है, ध्यान से देखोगे क्योंकि जल्दीबाजी में स्टूडेंट यही गलती करता है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इसमें कितना सॉल्वेंट आप ऐड करेंगे, वो दोनों में फर्क है। जैसे अगर कोई सॉल्यूशन 500 है और उसका वॉल्यूम डाइल्यूट करने पर अब वो 600 हो गया, तो जब ऑलरेडी पहले वो 500 था और डाइल्यूट करने पर वो 600 हुआ, इसका मतलब उसमें सॉल्वेंट आपने कितना डाला है 100 मिलीलीटर, तभी तो 500 प्लस 100 मिलीलीटर 600 मिलीलीटर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितना वाटर ऐड करेंगे आप, कितना सॉल्वेंट आप ऐड करेंगे। तो पहले आपको V2 निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ V2 का वैल्यू निकालेंगे। रिलेशन है C1V1 इज इक्वल टू C2V2, देयरफॉर V2 would be equal to C1V1 divided by C2, C1 4, V1 200 एंड C2 1, ये वैल्यू हो गया 800 मिलीलीटर। यानी इस 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन को 800 मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसे फ्लास्क में लेंगे और फ्लास्क में लेने के बाद में इसमें हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, वॉल्यूम को देखेंगे, जैसे ही वॉल्यूम 800 मिलीलीटर हुआ रोक देंगे और स्टीर कर देंगे। अब ये सॉल्यूशन जहां आपका 4 मोलर था उसकी जगह पर सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 मोलर हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका निकालना है कि वाटर कितना ऐड किया गया। तो एडेड अमाउंट ऑफ वाटर यहां निकलेगा, एडेड अमाउंट ऑफ वाटर। अगर एक्वस है तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम सिर्फ सॉल्वेंट ही लिख दे रहे हैं। इट वुड बी इक्वल टू 800 माइनस 200, इट वुड बी इक्वल टू 600 मिलीलीटर। यानी कि एडेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू आ गया 600 मिलीलीटर। यानी इस सॉल्यूशन में आपको 600 मिलीलीटर ऐड करना पड़ेगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि 200 मिलीलीटर दिया हो तो सभी को हम डाइल्यूट कर दें। प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचोगे, चलिए हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन चाहिए होगा, 100 मिलीलीटर के अप्रॉक्स में चाहिए होगा, तो इसका थोड़ा ही सा अमाउंट लेंगे। मान लीजिए किसी दूसरे कंटेनर में ले लिए 50 मिलीलीटर या 10 मिलीलीटर, कि हाँ इसको डाइल्यूट करेंगे तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट का एक्टिविटी का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इस कंसंट्रेशन तो यही रहेगा 4 मोलर ही, और आपको थोड़ा अमाउंट में चाहिए होगा तो इसमें से हम थोड़ा सा किसी दूसरे कंटेनर में ले लेंगे, सपोज 20 मिलीलीटर। C2 आपको पता है कि हमें 1 मोलर चाहिए, देखो C1 पता है, C2 पता है, V1 पता है, तो फिर किसका वैल्यू निकालते हैं, V2 का। तो ये कंडीशन फर्स्ट था जिसका यूज करके हम लोग एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दूसरे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग कंडीशन 2 यानी कि सेकंड कंडीशन की तरफ में बढ़ते हैं। अब इस सेकंड कंडीशन में किस तरीके का प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स हो सकता है। कंडीशन 2, अब इस कंडीशन 2 में कहता है if 2 or more different solution having different concentration but of identical chemical substance are mixed together, then the final concentration of this solution can be determined by using the concept। यानी इस कंसेप्ट का, इस कंडीशन का यूज करके हम लोग तब निकाल सकते हैं कि अब उस मिक्सचर का कितना होगा। इसे समझाते हैं। सपोज मान लिया कि एक केमिस्ट्री लैब में ही 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया गया और तीनों ग्रुप को अलग अलग एक्टिविटी दिया हो कि आपको अलग अलग सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, बट कोई एक ही केमिकल सब्सटेंस ले दिया, आइदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्लूकोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई फर्स्ट वाले ग्रुप को टारगेट दिया गया कि आपको प्रिपेयर करना है 2 मोलर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, दूसरे को टारगेट दिया गया कि आपको प्रिपेयर करना है 1 मोलर 200 मिलीलीटर, थर्ड को कहा गया कि आपको 3 मोलर एंड 300 मिलीलीटर प्रिपेयर करना है। तो सबके प्रिपरेशन का अलग अलग कंसंट्रेशन है, सब अपना अपना वेट निकालेगा, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही जब मोलरिटी पढ़ रहे थे तो उसको कैलकुलेट किए थे कि अगर मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो सॉल्यूट का हम लोग मास निकाल लेंगे, उतने मास ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया जाएगा। सब लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। अब क्या किया गया, इन तीनों सॉल्यूशन को A, B, C, इन तीनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया गया। यानी A को भी इसमें डाल दिया गया, B को भी इसमें डाल दिया गया, C को भी इसमें डाल दिया गया, इन सब को मिक्स कर दिया गया। अब जैसे ही आप मिक्स करेंगे तब इन सब का कंसंट्रेशन डिफर कर जाएगा। अब ना तो ये 2 रहा, ना 1 रहा, और ना ही 3 मोलर रहा।
अब इस कंडीशन में फाइनली कौन सा कंसंट्रेशन होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, बट वॉल्यूम आप यहीं पर निकाल सकते हो। देखो 100 लीटर ऐड किया गया, यहाँ से 200 और यहाँ से 300, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 प्लस 200 प्लस 300, इट मीन्स 600 मिलीलीटर। इस कंडीशंस में निकालने के लिए एक फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 डॉट 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 इज इक्वल टू C इंटू, ये डॉट 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 करने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि तीन ही सॉल्यूशन 4, 5, 6 बताएं हम लोग कि 2 और मोर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन बट आइडेंटिकल केमिकल सब्सटेंस। ये आइडेंटिकल केमिकल सब्सटेंस जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ NaOH रहा, यहाँ HCl रहा, तब इस कंडीशन में तो केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे, और जब ये केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे तो ये इस पोर्शन का क्वेश्चन नहीं होगा। मे भी आपको कुछ एक साइड बुक में क्वेश्चन नजर आ जाएगा इस तरीके का, ये 2 मोलर NaOH है, 3 मोलर HCl है, तो कंबाइन करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा। ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम चैप्टर का हो गया, यहाँ का नहीं है। यहाँ आइडेंटिकल केमिकल सब्सटेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये आइडेंटिकल होने चाहिए ताकि इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। अब इस कंडीशन में देखो, इसी क्वेश्चन को लेकर बनाते हैं। तो यहाँ पर C1 का वैल्यू कितना हो गया 2 मोलर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 100 मिलीलीटर। C2 का वैल्यू 1 मोलर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 200 मिलीलीटर। C3 का वैल्यू कितना है 3 मोलर, 300 मिलीलीटर। C इंटू यहां पर ये V, कैपिटल V, सम ऑफ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3, और वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। वो वैल्यू कितना आया है 600, तो यहां पर ये 600 लिखेंगे। अब देखो तो 2 इंटू 100 कितना वैल्यू हो गया 200, संयोग से ये भी 200 हुआ, ये 900 इज इक्वल टू C इंटू 600, 1300 is equal to C into 600. Therefore, C would be equal to 1300 divided by 600. कैंसिल हो गया, तो 13 by 6, ये 2 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स में ये वैल्यू आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, ये इतना मोलर ये वैल्यू आ जाएगा। डिवाइड करके आप लिख लीजिएगा, 6 to 12 होता है, 1 बचा हुआ है, तो फिर 3 टाइम्स यानी कि 2.33 ऐसे करके अप्रॉक्स में कुछ वैल्यू जो है वो आएगा, वो यहाँ पर आप लिखोगे। तो इस तरीके से ये 2 कंडीशन था, तो इन दोनों कंडीशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया, सेकंड कंडीशन में अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया, तो फिर फाइनल क्या होगा वो निकाला गया। अब क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कंसेप्ट यही रहेगा, सपोज ये C दे दिया, V दे दिया, और इनमें से किसी एक को गैप कर दिया गया, तो आप मैथ्स बनाते हैं, C3 भी निकाल सकते हैं, एक समान करके चल सकते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक स्टूडेंट ऐसे ही बोला कि जब सर इन दोनों को मिक्स किया गया तो ये 600 आ गया वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन को हम लोग क्यों नहीं ऐड कर रहे? कंसंट्रेशन को ऐड नहीं किया जा सकता है, तब तो सिर्फ ऐड कर दोगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। इसको ऐसे समझो, आप एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए ग्लास में 100 मिलीलीटर वाटर है और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, एक बकेट लेंगे, तो ये 100 मिलीलीटर वाटर को बकेट में डाल दिए जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। अब दूसरा फिर ग्लास में पानी लिए, ये भी 100 मिलीलीटर है और इनका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको भी मिक्स कर दिए। अब जरा सोचो तो यहाँ पर 2 ग्लास पानी यहाँ पर डाले, हर एक ग्लास का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर था, तो इस बकेट में अब वॉल्यूम कितना हो गया, 2 बार में डाले तो 200 मिलीलीटर, लेकिन टेम्परेचर क्या 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? नहीं होगा। अगर ऐसा रहता तो 10 गिलास पानी डाल के पानी बाल्टी में खोला देते हैं,
20 20 20 20 कर देते तो 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता। वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल करता है। तो अलजेब्रिक सम नहीं निकालते हैं, वहां पे एवरेज निकालते हैं। यानी कि अगर एक 30 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा 20 डिग्री सेल्सियस है, उन दोनों को मिक्स कर दिए, तब इनके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। दोनों अगर इक्वल इक्वल है तो अलजेब्रिक सम निकालेंगे, तब इन दोनों के सम का एवरेज जो वैल्यू आएगा उतने के बराबर में उनका टेम्परेचर होगा। ये फिजिक्स में आप हीट चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो जिस प्रकार से टेम्परेचर का अलजेब्रिक सम नहीं निकालते हैं, एवरेज निकाला जाता है, उसी तरह से कंसंट्रेशन का सम नहीं निकाला जाता। ये तो डाइल्यूट को मिक्स कर दिए तब तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। पतला दूध है, उनको मिक्स कर देंगे तो गाढ़ा दूध हो जाएगा। तो कुछ अलग ही कंसेप्ट हो जाएगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये करके नहीं करोगे। हाँ, वॉल्यूम वही होगा, आप सोच करके भी देखोगे कि इस कंटेनर में इतना सॉल्यूशन, इसमें इतना है, दोनों को मिलाएंगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। तो ये दोनों कंडीशनल प्रॉब्लम है इस पार्ट से। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बोर्ड में 12th बोर्ड में कई बार ये पूछा हुआ है और 11th में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है मोलरिटी और मोलेलिटी इन दोनों में से एक्सपेरिमेंटल डाटा के लिए, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के लिए किसे सपोर्ट करते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले इनका मोलरिटी और मोलेलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट by volume of solution into 1000 and molarity is equal to number of mole of solute mass of solvent into 1000। ये 1000 यूज करते हैं अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में हो और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में हो। ये इन दोनों का फार्मूला हो गया। अब इन दोनों को अगर गौर से आप देखोगे तो डिफरेंस कहां पर नजर आएगा। यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का और यहाँ मास दिया हुआ है सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट करने का मतलब अगर टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज करेगा। यानी कि अगर कोई मेजरमेंट, कोई किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का डिटर्मिनेशन आप गर्मी में कर रहे हैं, वहां टेम्परेचर ज्यादा है और फिर जब उसी सॉल्यूशन को मेजर किया जाएगा जाड़े में तो वो कंसंट्रेशन चेंज कर जाएगा। रीजन ये है कि टेम्परेचर घट जाएगा जाड़े में और जब टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम अगर डिक्रीज किया तो मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच में देखो रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया तो मोलरिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा तो कांस्टेंट होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग मोलरिटी में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ मास है और मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यानी कि मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर घटे या बढ़े मास पर फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मोलरिटी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द वैल्यू ऑफ मोलरिटी ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपको बताना होगा मोलरिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जबकि मोलरिटी का वैल्यू चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि मोलरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और इस वजह से ये टेम्परेचर के चेंज करने पर मोलरिटी का वैल्यू भी चेंज करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड ये टॉपिक अब कंप्लीट हुआ हम लोगों का। अब इसके बाद वाले वीडियो में, बाद वाले क्लास में अब हम लोग कैलकुलेशन रिलेटेड टू
केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल एकदम 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस कैसे करते हैं, उसके बाद फिर उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जो कि ये लास्ट टॉपिक होगा। 3-4 क्लास तो लगेगा ही इसमें। फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट किए तो उस वक्त नहीं बताया था कि बहुत बड़ा चैप्टर है, और अगर इसमें टाइम दिया जाए तो 3-4 महीने तक फर्स्ट चैप्टर ही चलेगा। हम लोग का भी 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, यानी कि 1 मंथ क्रॉस करने वाला है। रेगुलर क्लास चलता है तो वहाँ पर भी इतना ही टाइम लगता है, आपका टाइम कम नहीं दिया जा रहा है। आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं घर में बनाने के लिए, तो अगर उसमें आप 30 मिनट्स लगाते हो तो वही क्वेश्चन तो वहाँ क्लास में बनवाते थे, तो 30 मिनट्स वहाँ भी लगता है। तो 1.25 घंटा का टाइम जो क्लास में दिया जाता था, तो ये इतना ही पढ़ाते थे जितना अभी आपका क्लास चल रहा है, यानी कि स्पीड आपका कम नहीं है और बिल्कुल टाइम पर आपका सिलेबस जो कंप्लीट होगा। हाँ, रिविजन करते रहिए। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तक का ये पोर्शन जो आज कंप्लीट हो गया। बाकी अब अगले क्लासेस में